हेलो। आ रही है आवाज? हैं? आ रही है ना प्रॉपर? ठीक। नमस्कार साथियों। हम लोग साइकोलॉजी की पहली क्लास में हैं। सुपर जीनियस लाइव चैनल के माध्यम से हम लोग इस क्लास में साइकोलॉजी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बात करेंगे। अब चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का क्या है कि सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम पढ़े ही क्यों चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी को। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, भारत की कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, जिसे हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उस पात्रता परीक्षा में अगर मैं देखूं, चाहे वो एच टेट हो, हरियाणा टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, उत्तर प्रदेश का टेट हो, चाहे वो सेंट्रल स्तर का टेट हो जिसे हम सी टेट कहते हैं, और चाहे आपका बी टेट हो, बिहार टेट, चाहे राजस्थान रीट हो, प्रत्येक पात्रता परीक्षा का पैटर्न एक सा रहता है। प्रश्न पूछने की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर आवाज डबल आ रही है, अच्छा ठीक है, अभी सही कर लेते हैं। अवनीश कुमार, हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राव उमीर सिंह यादव जी, गुड इवनिंग सर। आवाज कम आ रही है, ठीक है, अभी प्रॉपर आएगी, प्रॉपर आएगी। तो अभी हमने ये समझा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो साइकोलॉजी की भूमिका है वो क्या है और क्यों है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने ये समझा कि साहब, कोई भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का यूपी टेट हो, चाहे हरियाणा का एच टेट हो, चाहे बिहार का बी टेट हो, चाहे राजस्थान का रीट हो, प्रत्येक अध्यापक पात्रता परीक्षा में गिने चुने 5 सब्जेक्ट आते हैं। 150 अंक का वेटेज रखते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का 30 अंक का वेटेज है। उसमें पहला सब्जेक्ट आपका आता है जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सीडीपी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। दूसरा जो आपका विषय है वो पहली भाषा, और पहली भाषा मुख्यतः हम हिंदी रखते हैं, और दूसरी भाषा कोई भी हो सकती है, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, जो कि 30 अंक का वेटेज लेके चलती है। और चौथा जो है वो चौथा गणित, आपका एनवायरमेंट स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन। और मैंने कहा कि ये पांचों विषय 30 अंक की करते हैं, प्रत्येक विषय 30 अंक का है। अगर मैं सी टेट की बात करूं, हाँ अभी सर आ रही है आवाज, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर मैं अभी सही नहीं हुई है आवाज, अवनीश कुमार, ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं, देख लीजिए सर एक बार। मैं बता रहा था कि अभी देखिए, अभी सही आएगी, है ना आवाज, अभी प्रॉपर है। तो मैं बता रहा था कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो साइकोलॉजी का जो भूमिका है, जो सीडीपी का जो भूमिका है वो क्या है, तो मैंने बताया कि साहब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर इसकी भूमिका एक अहम भूमिका। अगर मैं सी टेट की बात करूं तो साहब 30 अंक का वेटेज लेके चलता है। यूपी टेट में भी सीडीपी 30 अंक की है, कोई भी टेट हो सीडीपी 30 अंक की आनी है। लेकिन जब मैं सी टेट की बात करता हूं मुख्यतः, तो प्रत्येक विषय के 15 अंक और पेडागोजी के जुड़ जाते हैं उसी में। तो साहब यहाँ टेट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं, इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में पेडागोजी की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक विषय में 15 अंक की पेडागोजी आनी है। अब मैंने साहब इतना समझ लिया। अब मैं आगे ये बात करता हूं। मैंने ये तो समझा कि साहब साइकोलॉजी पढ़नी क्यों है, क्योंकि साहब सी टेट में बहुत बड़ी भूमिका है, और यूपी टेट या एच टेट, बी टेट, जितने भी हमारे अन्य अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं, यहां पर 30 अंक का वेटेज है। आप देखेंगे आगामी समय में जो यूपी टेट है वो भी आपका धीमे धीमे सी टेट के पैटर्न को, 30 अंक का वेटेज लेके चलता है, 30 अंक का वेटेज लेके चलता है। और 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 30 अंक का वेटेज लेके चलता
जैसा सीटेट पर चल रहा है वैसा का वैसा ही। हाँ, आज पहली क्लास है अवनीश कुमार, बिल्कुल। जीतू यादव कह रहे हैं आवाज खराब आ रही है। ठीक है सर, वॉल्यूम क्लियर नहीं है। ठीक है, प्रयास करते हैं, टीम लगी हुई है, प्रयास कर रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर में आवाज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कहा कि साहब पेडागोजी की जो भूमिका है सीटेट में ज्यादा है और हमारे यूपी टेट, एच टेट, बी टेट में 30 अंक का वेटेज है। अब जरा इससे आगे की बात करते हैं। ये तो हमने ये समझा कि साहब साइकोलॉजी पढ़नी क्यों है। अब जब ये समझ लिया कि साहब साइकोलॉजी पढ़नी क्यों है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस क्या है, इसकी भी बात हो जाए। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का जो सिलेबस है, काव्या यादव बोल रहे हैं साउंड इज ओके, गो अहेड सर। ओके, थैंक यू काव्या। ठीक है, आशा करते हैं सभी को आवाज अब क्लियर आ रही होगी, है ना। और जो हम बात को घुमा रहे थे वो एकदम से टॉपिक पर आते हैं अब, ठीक है ना। ओके, तो हाँ, मैंने कहा आपको कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसके सिलेबस की बात कर रहे थे हम लोग। अब उसके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस का क्या है कि अगर मैं सिलेबस को सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो कि ये क्लास हम लोग यूपी कर रहे हैं, तो यूपी टेट का सिलेबस आप देखेंगे जो सीटेट का सिलेबस है डिट्टो वही कॉपी करके रखा है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न अलग है। यूपी टेट का पैटर्न अलग है और सीटेट का पैटर्न अलग है। सीटेट मांगता है हमसे, अगर हम बात कॉन्सेप्चुअल, वो हमसे फैक्ट नहीं रटवाना चाहते, और यूपी टेट हमसे कहते हैं कि साहब आप थोड़े से फैक्ट रट लो और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कर लो। तो अभी हमने ये समझा। नमस्ते सुरजन सिंह कह रहे हैं गूंज सी रही है आवाज सर जी। ठीक है, अभी प्रयास करते हैं सर, अगर इको आ रहा है तो अभी सही करते हैं। तो और आज थोड़ा मैनेज कर लो, पहली क्लास है, आप लोग भी जान ही रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वी विल बेटर देन दैट टाइम, है ना। अगली बार हम अच्छे होंगे। अच्छा, देखो फिर तो ये इंट्रो का हमारा जो है रहा है कि साहब सुपर जीनियस लाइव और बी टीचर्स जो मेरा नया चैनल है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की यूपी टेट की क्लास लगातार रहेगी। आप फेसबुक कनेक्ट हो सकते हैं, facebook.com/bteacherstet, और टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं /bteachers। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस है क्या? देखो, ये सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर मैं देखूं तो यूपी टेट, गुड इवनिंग, आओ पढ़ाई पे दिमाग लगाते हैं ना। अभी ऐसे कमेंट, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे, है ना। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं भी अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सकूंगा। हम लोग बात करते हैं कि साहब जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में यूपी टेट की बात करते हैं। आप देखोगे यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस मैंने आपको बताया कि साहब सेम है, बिल्कुल सेम है साहब, लेकिन प्रश्न पूछने का पैटर्न अलग अलग है। वहां यूपी टेट भी जैसा कॉपी कर रहा है सी टेट को, तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल की बात करेगा और सी ओनली कॉन्सेप्ट की बात करेगा। एक क्वेश्चन हो गया तो हो गया। अब यूपी टेट का सिलेबस, सी टेट का सिलेबस जो हम पढ़ लेते हैं सब बड़ा बड़ा सा अक्षर में लिखा रहता है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, आधा समझ में आता है आधा नहीं समझ में आता। तो उसी चीज को हम लोग सरल बनाने का प्रयास करते हैं। जरा पहले पॉइंट को पढ़ना, यूपी टेट का सिलेबस है कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपसे कहना क्या चाह रहा है, जरा ये देखो। ये हमसे टॉपिक ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि साहब बालक का विकास कैसे चलता है, और बालक का विकास अगर चलता है तो उसकी अवधारणा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर उसके कॉन्सेप्ट हैं तो उस अवस्था में या उस अवधारणा में अधिगम से उसका संबंध बालक सीखता कैसे है। मुझसे ये चीज पूछी जा रही है। तो अगर मैं इस चीज को इन शॉर्ट ये कह दूं कि साहब मुझे यहां पढ़ना है बाल विकास की अवस्थाएं, और अवस्थाओं के साथ मुझे यह भी पढ़ना है कि अगर बालक का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में चलता है, भिन्न भिन्न अवधारणाओं में चलता है, तो उनका अधिगम से उन अवस्थाओं का क्या संबंध है।
अर्थात मुझे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़नी है और प्रत्येक अवस्था में बालक का अधिगम कैसे चलता है इस बात पर भी विशेष बल देना है। पहला चैप्टर मुझसे ये पूछ नहीं रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखो, हाँ देखो, फिर पहला दिन है गलती स्वाभाविक है मनुष्य से और गलती होगी, है ना? तो वही गलती हम लोग कर बैठे कि साहब हमने इरेजर से पूरा जो है रफ कर दिया। अच्छा देखो फिर आगे दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। बालकों के विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे कोई कहता है निरंतर गति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, बालक के विकास की क्रम का सिद्धांत, तो वो हमसे पूछने की बात की जा रही है, बालकों के विकास के सिद्धांत। अगला है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। ये गलत टाइप हुआ है, प्रभाव है यहाँ पर, ठीक है ना? मतलब बालक के जीवन पर या बालक के विकास पर आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। सामाजिकीकरण की प्रक्रियाएं, बालक का सोशलाइजेशन कैसे होता है, सामाजिक विश्व और बालक के समाज में जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, मित्रगण हैं, उनका बालक की सोशलाइजेशन प्रोसेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो पूछा जा रहा है। पाइगेट, प्याजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्की, इनका निर्माण और विवेचित संदर्भ, अर्थात प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से पूछा जा रहा है थ्योरी, उनके सिद्धांत बता दो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और प्याजे के बाद आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। हमसे ये पूछ लिया जा रहा है। अगर मैं इतना कह दूं कि यहां हम एक चैप्टर का नाम हमने बताया कि साहब विकास की अवधारणा, अधिगम के साथ इसका संबंध, इसमें हम बालक के मुख्यतः शारीरिक विकास की बात कर लेंगे। उस शारीरिक विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या है और शारीरिक विकास में सामाजिकीकरण प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बालकों के विकास के सिद्धांत पढ़ लेंगे और बाद में प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। बाल केंद्रित तो प्रगामी शिक्षा की अवधारणा है, अर्थात प्रगतिशील शिक्षा जो है जॉन ड्यूवी की, उसको बात की जा रही है, उसको पढ़ लेंगे। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बौद्धिकता अर्थात बौद्धिकता या बुद्धि निर्माण कैसे होती है, उसकी थ्योरीज की बात हो रही है, अर्थात विल्फोर्ड की थ्योरी पढ़नी है, त्रिआयामी नहीं है, हमें बहुत थॉम्सन के सिद्धांत पढ़ने हैं, उन सिद्धांतों की बात की जा रही है कि बालक की बौद्धिकता निर्मित कैसे होती है, हमसे वो पूछने की बात की जा रही है। बहुआयामी बौद्धिकता की बात हो रही है, उन्हीं में एक थ्योरी है बहुआयामी बौद्धिकता की, उसकी बात हो रही है। तो हम इसको बालक के मानसिक विकास से जोड़कर पढ़ लेंगे। अर्थात पहले हमसे पूछा शारीरिक विकास, सिलेबस में पहले यहां हमसे कहा गया कि बालक के शारीरिक विकास को पढ़ लो, फिर हमसे कह दिया कि साहब बालक के मानसिक विकास को पढ़ लो, और साथ में यहीं प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरीज पढ़ लो। आगे चलते हैं। भाषा और चिंतन समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, अर्थात बालक का भाषा और चिंतन कैसे विकसित होता है और समाज निर्माण के रूप में लिंग की क्या भूमिका है, जेंडर की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका की बात की जा रही है। लिंग पूर्वाग्रह क्या है, कैसे हम मेल को ज्यादा सम्मान, ज्यादा इज्जत फीमेल की अपेक्षा दे देते हैं, क्यों दे देते हैं, समाज में आखिर समस्याएं क्या हैं ऐसी, तो उन समस्याओं को पढ़ने की बात हो रही है। कहीं ऐसा ना हो, ये क्यों हमसे पढ़ाए जा रहे हैं, सिलेबस को आप देखेंगे, सिलेबस हमसे ये कहना चाहता है कि तुम्हें किसी विषय में पारंगत होना आवश्यक नहीं है। अगर तुम्हें अध्यापक बनना है, उत्तर प्रदेश में केंद्र की किसी केंद्रीय विद्यालय में कहीं भी बनना है, या हमारे भारत देश के किसी भी प्रदेश में अगर तुम्हें कक्षा 1 से 8 तक का अगर अध्यापक बनना है, तो तुम्हें उस विषय में पारंगत होने से भी कई गुना ज्यादा जरूरी है बालक की समझ, कि क्लास 1 to 8 का बालक चलता कैसे, उस बालक की समझ कर लो। तो हम लिंग पूर्वाग्रह को पढ़ेंगे, शैक्षणिक व्यवहार को पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, व्यक्तिक भिन्नता, ये चैप्टर इनडायरेक्टली हमसे व्यक्तिक भिन्नता पढ़ने को बोल रहा है। अर्थात व्यक्तिक भिन्नताएं किन किन आधार पर होती हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर, तो उन विभिन्नताओं को पढ़ना है। उसके बाद बात हो रही है अधिगम के लिए मूल्यांकन, अर्थात यहां पर बात हो रही है कि मापन और मूल्यांकन बालक का कैसे चलता है,
तो उस मूल्यांकन को पढ़ने की बात हो रही है, तो हम उस मूल्यांकन को पढ़ लेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझ लेंगे। इसी के साथ CCEs को बोलते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसके बाद मैं अभी समराइज करूंगा पूरे सिलेबस को, और ये जो बड़ा बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं बहुत छोटा सा कर दूंगा, आप थोड़ा सा मेरे साथ समझिए इस चीज को। बस बहुत छोटा सा सिलेबस है। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचीय चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न पत्र तैयार करना। अर्थात जब तुम अपने क्लासरूम में बालकों को प्रश्न पूछ रहे होगे, ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करोगे, उपयुक्त प्रश्न कैसे तैयार करोगे, उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने की बात कही जा रही है। एक शिक्षक को आना चाहिए ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब जरा देखना, अगर मैं इन शॉर्ट ये कह दूं आपसे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है वो सिर्फ ऐसा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात बाल विकास, अर्थात बालक का विकास, अर्थात ये क्रमबद्ध रूप से हमसे बालक के विकास को पढ़ने की बात कहता है। अर्थात सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास पढ़ने की बात कहता है, उसके बाद बालक का सामाजिक विकास पढ़ने की बात कहता है, उसके बाद बालक का मानसिक विकास पढ़ने के लिए कहता है, और उसके बाद भाषा चिंतन और उसके मूल्यांकन और बुद्धि को, अर्थात हम यही चैप्टर पढ़ते हैं ना, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, संवेग, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ऐसे ही चैप्टर हैं हमारे। तो हमसे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर यह आशा की जाती है कि हम बालक के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें। पाइगेट बोलते हैं सर प्याजे को, हाँ पाइगेट वही है ना वो, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना नेट से, तो पाइगेट लिख गया, और वो सही नाम उसका जीन प्याजे है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि वास्तविकता में हमें पढ़ना क्या है पूरे बाल विकास के अंदर, बालक के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कर लेना है। पहले बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पढ़ लो, उनका अधिगम कैसे चलेगा वो पढ़ लो, मानसिक विकास अर्थात बुद्धि वाले चैप्टर को पढ़ लो, व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी वाले चैप्टर को पढ़ लो, मोटिवेशन को पढ़ लो, और संवेग अर्थात इमोशंस को पढ़ लो। और बालक के विकास की प्रक्रिया में यही हम पढ़ेंगे, बालक का मापन और मूल्यांकन और ब्लूप्रिंट तैयार करना, और भाषा और चिंतन के बालक का भाषा विकास कैसे होता है। और इसी के साथ मेरे बाल विकास का जो सिलेबस है वो हो जाता है समाप्त। अर्थात मैंने बालक के विकास को समझ लिया। अब बालक के विकास को समझने के बाद अब मुझसे कहा गया कि साहब बालक भी दो प्रकार का है। क्यों? क्योंकि मुझसे अगले पढ़ने को बोला जा रहा है भाई साहब समावेशी शिक्षा पढ़ लो। और समावेशी शिक्षा क्या है? एक ऐसी शिक्षा जो सभी प्रकार के को समान रूप से प्रदान की जाती है। अब समान रूप से प्रदान करने का क्या अर्थ है? सभी बालकों को, सभी में कौन आएगा? सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक भी। तो सामान्य बालक क्या है? सामान्य बालक जिसको सामान्य कक्षा कक्ष में बैठकर पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती, सामान्य है। और विशिष्ट कौन है? जिसको कक्षा कक्ष में बैठकर पढ़ने में समस्या होती है, वर्ग का आर्थिक रूप से निर्धन है, चलने में समस्या, बोलने में समस्या, लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, ये सभी बालक विशिष्ट बालक हैं। अर्थात बाल विकास से कहा गया कि बालक के विकास का अध्ययन कर लो, लेकिन समावेश शिक्षा कहती है नहीं साहब, अब भी दो प्रकार सब बालकों का अध्ययन करो और ये बताओ कि उन बालकों को शिक्षा कैसे दोगे। तो देखो फिर सिलेबस की ओर चलते हैं। समावेश शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान, जिनको स्पेशल नीड है ऐसे बालकों की पहचान कर लो। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझ लो कि उन बालकों को शिक्षा कैसे दो, उन्हें किस चीज की आवश्यकता चल रही है। अधिगम संबंधी समस्याएं अर्थात चलने, बोलने, पढ़ने, लिखने में समस्याएं, सुनने, बोलने, लिखने में समस्याएं, सीखने में आई हुई समस्याएं हैं, ऐसे कठिनाई वाले बालकों को समझ लो। और मेधावी सृजनशील, मेधावी और सृजनशील भी अपने में एक विशिष्ट बालक है, इन बालकों की पहचान करके इनकी आवश्यकताओं के समझ करके इनके अनुसार इन्हें शिक्षा प्रदान कर दो। तो इसकी बात हो रही है साहब। तो मैंने वही इन शॉर्ट कहा, समावेश शिक्षा में बालक भी दो प्रकार के हुए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। और मुझसे ये बात कही जा रही है कि साहब सामान्य बालकों को शिक्षा कैसे दोगे ये बता दो, और विशिष्ट बालकों को शिक्षा कैसे दोगे ये बता दो। उसके बाद मैंने समझा कि दो पॉइंट हुए मेरे, चाइल्ड डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन सिलेबस के। बाल विकास में मुझसे कहा बालक के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, समावेश शिक्षा
कि बालक भी दो प्रकार का है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन। तीसरा, जिसको हम बोलते हैं अधिगम और अध्यापन, पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। जरा हम लोग सभी बीएड या बीटीसी करके आए ही होते हैं, तभी हम इस पात्रता परीक्षा में एलिजिबल हैं बैठने के लिए। और ये जो सिलेबस लिखा है हमें थोड़ा भ्रमित कर देता है, लेकिन वास्तविकता में हमसे पूछा वही जा रहा है जो बीटीसी में पढ़ के आए हो। देखो फिर जरा, पहला है बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अर्थात अगर मैं इन शॉर्ट ये कह दूं कि सीखने के नियम कौन कौन से हैं, बालक कैसे सीखते हैं, तो क्या गलत होगा कहना? लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इन्हें कॉन्सेप्चुअल चाहिए, बालक सीखते कैसे हैं कॉन्सेप्ट बता दो, क्योंकि सीटेट का सिलेबस है और यूपीटेट की तो ये कहानी है कि साहब सीटेट में जो लिखा है, जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा में है, वो यूपीटेट वालों को कॉपी करना है, बस वो वाली कहानी है। लेकिन प्रश्न इन्हें कहां से रखने? सीखने के नियम से रखने। बालक सीखते कैसे हैं? अब थर्ड डायग्राम में 3 मुख्य नियम दिए, 5 हमारे गौड़ नियम दिए। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम, बहु प्रक्रिया, आंशिक प्रक्रिया, ऐसे नियम है। इसके बाद अगले सिलेबस की बात करें, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, थ्योरीज, शिक्षण चलता कैसे उसकी थ्योरीज बता दो। बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम का सामाजिक संदर्भ। अगर इन शॉर्ट में उन थ्योरीज को ये कह दूं सीखने के सिद्धांत, तो क्या कहना गलत होगा? सीखने के सिद्धांत। मुझसे ये बात कही जा रही है कि साहब बालक सीखता कैसे, उसकी थ्योरी बता दो, बालक कैसे सीखेगा। तो हम इन शॉर्ट हमसे यही कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने बड़ा सा लिख दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए। अब वो क्या कहेंगे हमसे? बालक प्रयत्न एवं भूल से सीखता है, क्रिया करके उसके आने वाले परिणाम से सीखता है, तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, शास्त्रीय बंधन का सिद्धांत है ना, अल्बर्ट बंडुआ का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बहुत से सिद्धांत है। इसके बाद अगला देखो, एक समस्या समाधान करता है या एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। अर्थात ये मुझसे बात कह रहे हैं कि बालक को सिखाने की कौन कौन सी विधियां हैं जहां बालक भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करता है, कभी अन्वेषणकर्ता के रूप में, कभी समस्या समाधानकर्ता के रूप में। तो ये शिक्षण की विधियों को पढ़ने की बात कही जा रही है कि बालक को शिक्षण कैसे कराओगे, किन किन विधियों से करा सकते हो। अगला ये हमसे बोल रहे हैं बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है, और बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या है। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक त्रुटियों को समझना और बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम। अर्थात जो प्रेरणा हम लोग बाल विकास में पढ़ के आए थे वो यहां आ गई, और प्रेरणा और बोध के साथ अधिगम कैसे चलता है उसकी बात हो रही है। अर्थात इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं अधिगम प्रक्रिया में, तो वो हैं शिक्षण के सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर ही चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही चलना चाहिए, मूल से अमूर्त की ओर ही चलना चाहिए। तो उन शिक्षण के सूत्रों को पढ़ने की बात कही जा रही है। देखो फिर आगे अगला है अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। ये थोड़ा हट करके है कि जब हम बालक को अधिगम करा रहे होंगे, जैसे कि हमारे जो पुराने लोग थे वो क्या कहते थे कि साहब नहीं, लेकिन हो सकता है कि उस बालक के लिए पढ़ाई ना हो पा रही हो, उसे कोई ना कोई पर्यावरणीय कारक समस्या दे रहा हो, वहां की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है कि बालक नहीं बैठ पा रहा है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक बालक से ये नहीं कहना कि बेटा पढ़ाई तो लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो, नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा संभव है कि उस बालक विशेष को अपनी समस्याएं हो सकती हैं, कुछ निजी कारक भी हो सकते हैं, घर में कोई टेंशन हो गई, माता पिता में झगड़ा हुआ है, तो निजी कारक है, उसका प्राइवेट कारक है ना। तो अधिगम में योगदान देने वाला कारक, अर्थात अधिगम में योगदान तथा बाधा दोनों देने वाले कारक हो सकते हैं, निजी एवं तो उन कारकों की, उन फैक्टर्स की बात कर लेंगे हम लोग। अब मैं इन शॉर्ट आपको पूरा बताऊं तो मुझसे ये बात कहेगी कि भाई साहब पहले पढ़ो चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडी, अर्थात बालक के विकास को समझो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास अर्थात बुद्धि, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, संवेग, इमोशन। इनको समझने के बाद बालक का मूल्यांकन करना सीख लो, और सतत और व्यापक मूल्यांकन को जब करना सीख गए उसके बाद तुम अपना सीखो कि बालक को तुम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बाद कि बालक का भाषा और चिंतन विकास कैसे होगा, भाषा विकास कैसे होगा, लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी। और जब ये सीख गए कि बालक का विकास
उसके बाद अगला आता है समावेशी शिक्षा, कि अब बालक भी दो प्रकार का है, और हमें बता दिया कि साहब बालक दो प्रकार का है, अर्थात अब सामान्य और विशिष्ट बालक, और अब जितने भी विशिष्ट बालक हैं उन बालकों को शिक्षा कैसे दोगे, इसे पढ़ लो, समावेश शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। और अगला आता है पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र, जो हमसे मुख्यतः 4 चैप्टरों को पढ़ने की बात कहता है। शिक्षण के सूत्र पढ़ो, शिक्षण की विधियां पढ़ो, सीखने के नियम पढ़ो और सीखने के सिद्धांत पढ़ो, और अंतिम के अधिगम को योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय कौन से उन्हें पढ़ लो। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, हमने बात की है सिलेबस की, हमने ये समझ लिया कि साहब सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। अब स्टार्ट कर लेते हैं फिर साइकोलॉजी को। अगर हम ये समझ गए कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है, और लगभग माइनर सी चेंजिंग हो सकती है, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे एसटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, इस सिलेबस में माइनर सी चेंजिंग हो सकती है, लेकिन मेजर चेंजिंग नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये समझ में आ गया कि साहब साइकोलॉजी की महत्ता क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट की महत्ता क्या है, सिलेबस समझा, तो मैं पहले अध्याय की ओर चलता हूं, और अध्याय पहला है जिसको मैंने कहा विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध, कि विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, बालक का विकास चलता कैसे है, अवधारणा, बालक का विकास किन अवस्थाओं में चलता है, किस कॉन्सेप्ट में चल रहा है, और अगर कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट का अधिगम क्या संबंध है, अर्थात सीखने से क्या संबंध है, अर्थात बालक उस अवस्था में सीखता कैसे है। मुझसे मुख्यतः इस बात पर बल दिया जा रहा है कि अगर बालक के विकास की अवधारणाएं हैं, बहुत सी अवस्थाएं हैं, तो उन अवस्थाओं में, अवधारणाओं में बालक सीखता कैसे है। क्लियर है इतनी सी बात? चल, इस चैप्टर का हम लोग ये समझ लेते हैं कि साहब कौन कौन से पॉइंट हम यहां पढ़ेंगे। चैप्टर में पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे वृद्धि की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, उसके बाद विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनमें अधिगम कैसे चलता है, विभिन्न अवस्थाओं में बालक का अधिगम कैसे है, उसे पढ़ेंगे। अब बहुत सी अवस्थाएं पढ़ेंगे, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि और किशोरावस्था, और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे। तथ्यों में हम लोग फैक्टों पढ़ेंगे, जैसे कि जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है ना, अस्थायी स्थायी दांत कितने हैं, जन्म के समय वजन कितना है, वयस्क मनुष्य में हड्डियां कितनी हैं, बाल्यावस्था में हड्डियां कितनी हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण कथन, कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि कोई कहेगा बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, रॉस का कथन है, बाल्यावस्था जीवन का काल है, कोलिन ब्रूस का कथन है, तो उन स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। क्लियर है इतनी चीज? आगे चलते हैं और हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट है देखो अभिवृद्धि, जिसे इंग्लिश में कहा मैंने ग्रोथ, और सामान्य भाषा में इसे कहता हूं वृद्धि। अब इस वृद्धि को मैंने कहा कि साहब इस शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ये बहुत है कैसे मापा व तोला जा सकता है, जरा समझना इस चीज को, अभिवृद्धि। और इसी के साथ में विकास की परिभाषा और रीड कर देता हूं। विकास कहता है, डेवलपमेंट कहता है कि विकास में वृद्धि हित होती है और किसी हड्डी की लंबाई बढ़ जाना अभिवृद्धि, तथा ये विकसित होकर मजबूत पुष्ट होती है, ये का विकास है। अब देखो, मैंने कहा अभिवृद्धि, मैं रिवाइज करता हूं। अभिवृद्धि क्या है कि ये भौतिक है, इसे मापा व तोला जा सकता है, और किसी हड्डी की लंबाई कितनी बढ़ गई है, ये उस चीज की अभिवृद्धि को दिखाता है। इसमें देखना, ये बोल रहा है प्रेस बटन टू प्रिपेयर फॉर मूवी शूटिंग। ओके, चल। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आवाज सही नहीं आ रही है फिर से, चलो अभी सही आएगी सुरजन सिंह जी, अभी सही आएगी, है ना। चलो, तो क्षमा चाहते हैं समस्याएं। तो मैंने कहा कि साहब वृद्धि और विकास क्या है, तो मैं इन शॉर्ट आपको समझा रहा था कि वृद्धि क्या है। तो मैंने कहा कि साहब वृद्धि जो है ये भौतिक होती है, इसे मापा व तोला जा सकता है, और ये एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित आयु तक। और विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि निहित है और विकास
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मापा व तोला नहीं जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा कट के आ रहा है, मुझे पता है प्रॉब्लम है, कल से सब कुछ सेटअप होगा, है ना। हाँ, मुझे पता है वो साइड से थोड़ा कट के आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। नमस्कार नमस्कार। चल, तो मैं बोल रहा हूं, है ना, प्रॉपर में बोल रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ लेंगे। तो मैंने कहा कि साहब अभिवृद्धि वो है जिसे मापा व तोला जा सकता हो, ये भौतिक है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है कि विकास जिसे मापा व तोला नहीं जा सकता, इसे अनुभव किया जा सकता है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। एक उदाहरण से समझते जल्दी से वृद्धि और विकास क्या है। जैसे मैं कॉलोनी में रहता हूं, मेरे पास एक घर था और मैंने अपने उस प्लॉट के बगल में एक ले लिया, और प्लॉट लेने को ये दिख रहा था कि उसके पास एक था, आज दो हो गए, तो ये लोगों ने भौतिक रूप से देख लिया, इसे माप लिया, इसे तोल लिया, ये मेरी क्या है, वृद्धि है। अब विकास की बात करते हैं। मेरे पास एक मकान था, उस इसी एक मकान में मैंने बाहर से कुछ नहीं कराया, रिनोवेशन करा दिया, और मैंने बढ़िया बेहतरीन टाइल लगवा दी, बढ़िया बेडरूम वगैरह अच्छे बना लिए, इटालियन पत्थर लगवा दिया, और उसके बाद रिनोवेशन इतना अच्छा करा दिया कि बाहर से लोगों को नहीं दिखा, लेकिन मेरे जीवन में, लाइफ स्टाइल में, जीवन जीने में कहीं ना कहीं एक नया अंतर आ गया, एक नया अनुभव आ गया। तो ये जो अनुभव मैंने महसूस किया, लेकिन बाहर वाले ने ना भौतिक रूप से ना उसे देखा, ना मापा, ना तोला, लेकिन वो रिनोवेशन मुझे फायदा कर रहा है, मुझे अनुभव करा रहा है कि हाँ, यू आर बेटर देन बिफोर, तुम पहले से अच्छे हो। तो इस समय जो मेरा हुआ, ये मेरा विकास था। कुछ क्लियर हुआ? देखो, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखो, ये बालक है और ये बालक छोटा है, इसकी हड्डियों की लंबाई की संख्या बढ़ रही है लगातार बढ़ते बढ़ते, और ये आज इस स्थिति पर है, और इसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, इसे माप सकते, तोल सकते हैं। तो ये इस बालक की वृद्धि है। क्या है? ये बालक की वृद्धि है। अगले कॉन्सेप्ट को समझ लो चित्र के माध्यम से। बालक के विकास को समझते हैं। बालक छोटा सा है, उम्र देखो, और उम्र की कैटेगरी हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को समझने का प्रयास किया है। ये बालक इन्फेंट है, शैशवावस्था का बालक है, सो रहा है, कोई मतलब नहीं है दुनिया से। अब इसका विकास देखो, धीमे धीमे ये सोचना, चिंतन की प्रक्रिया में आएगा, और देखो ये चिंतन की प्रक्रिया में बाल्यावस्था में आया, इसने सोचना प्रारंभ किया, विकास हो रहा है इसका लगातार। अब ये समाज के साथ जुड़ेगा, और यहाँ क्यूरियोसिटी बढ़ गई और थोड़ा विकसित हुआ, और विकसित होकर के आज ये बालक हमें ऐसा दिख रहा है। ये बालक को अंदरूनी ये महसूस हो रहा है, हमें तो दिख रहा है कि ये तो वही बालक है, लेकिन अंदरूनी कहीं ना कहीं ये बालक पहले से विकसित होता जा रहा है। इसलिए ये बालक, हम कहेंगे कि साहब ये जो बालक है, इस बालक का विकास चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन पिछले वाले में क्या था कि साहब हमें दूर से दिख रहा था कि इसकी लंबाई है, बढ़ रही है लगातार, इसकी हड्डियों की लंबाई बढ़ रही है, ये वृद्धि है, ये बालक की वृद्धि कही जाएगी, इसे मापा व तोला जाएगा। जबकि ये विकास जीवन पर्यंत चलेगा, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। कुछ क्लियर हुआ? तो मैंने सिर्फ इतना समझ लिया कि अभिवृद्धि भौतिक है, इसे मापा व तोला जा सकता है, और एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अभौतिक है, इसे मापा व तोला नहीं जा सकता, इसे अनुभव किया जा सकता है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, अभी सही हो गया है ना। चल, तो ये हमने अभिवृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखो, अभिवृद्धि और विकास के बाद अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। जब विकास को समझ लिया तो बालक के विकास की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं। और बालक के विकास की अवस्थाओं में जो पहली अवस्था आती है वो है गर्भावस्था, और गर्भावस्था की जो समय सीमा है वो रहती है 9 माह या 280 दिन तक। चित्र में हमने दिखाया कि साहब गर्भावस्था में बालक इस प्रकार रहता है। देखो, ये नीचे हुआ है, ये प्लासेंटा है मां के गर्भ में, और ये प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा से ये है इसका अम्बिलिकल कॉर्ड, इसे हम हिंदी बोलते हैं नार। ये क्यों? क्योंकि अभी हमें आगे पढ़ना, इसी नार का भी काम आएगा। एक हम अवस्था पढ़ेंगे, फैक्ट में पढ़ेंगे, पर्चुनेट पीरियड, कि एक ऐसी अवस्था जहां बालक को अम्बिलिकल कॉर्ड या नार काट के अलग कर दिया जाता है, उसे कहते हैं पर्चुनेट पीरियड। यूटेरस मां का गर्भ है ये, और ये बालक औंधे मुंह पड़ा है ना। और जब हम औंधे मुंह पड़े होते हैं तो हमसे कुछ भी करवा लो, और जब हम बाहर निकल आते हैं फिर हम तानाशाही करते हैं ना, ऐसा ही है ना। चलो, गर्भावस्था 9 माह या 280 दिन। अब देखो, इस गर्भावस्था को पढ़ने के लिए मैं 3 भागों में बांट सकता हूं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था।
डिंबावस्था 0 से 2 सप्ताह तक चलती है, पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से 2 माह तक चलती है और भ्रूणावस्था तीसरे 9 माह तक चलती है। अच्छा देखो, अगर इनमें कोई भी समानता होती तो हम एक साथ पढ़ लेते गर्भावस्था को, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ अलग है और प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषता है, तो हमें प्रत्येक को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। पहली अवस्था की बात करते हैं, डिंबावस्था। ये 0 से 2 सप्ताह तक का समय है। अब डिंबावस्था नाम से स्पष्ट हो रही है, डिंबा अर्थात डिंब, डिंब अर्थात अंडा, अर्थात ऐसी अवस्था जहां बालक मां के गर्भ में सिर्फ डिंब के समान आकृति वाला होता है, सिर्फ अंडे के समान आकृति वाला होता है, ना उसके हाथ हैं, ना पैर हैं, ना कोई निश्चित संरचना है, ना बाल है, ना त्वचा है। तो ऐसी अवस्था कौन सी कही जाएगी? डिंबावस्था कही जाएगी। अगली पे आ जाओ, पिंडावस्था। पिंडा अर्थात पिंड, और पिंड कौन है? जिसका सब कुछ अपना है, पिंड है ना, पिंड पिंड है, कुछ अपना है, प्रकाश वगैरह इत्यादि चीजें। तो पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से 2 माह तक चलती है। और अब इस अवस्था की विशेषताएं क्या होंगी कि इस अवस्था में बालक के सभी विकसित हो जाते हैं, सब कुछ अपना है पिंडावस्था में। तो पिंडावस्था में बालक के सभी विकसित हो जाते हैं और इसी भी 6वें सप्ताह में हृदय की धड़कन भी प्रारंभ हो जाती है। और ये पूरी पिंडावस्था है, ये 3 भागों में चलेगी, एंडोडर्म, मीसोडर्म, ध्यान रखना इसको, बहुत सिंपल सा है ना, और एक्टोडर्म। पढ़ने के लिए इसके भी 3 भाग कर दिए हमने। एंडोडर्म ऐसी अवस्था जहां बालक के त्वचा और बाल उत्पन्न हो जाते हैं मां के गर्भ में। मीसोडर्म तो मीसो मांसपेशी से जोड़ दो, मीसोडर्म जहां बालक की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं मां के गर्भ में। और एक्टोडर्म जहां बालक को हृदय और मस्तिष्क भी विकसित हो जाते हैं, ऐसी अवस्था एक्टोडर्म कहलाती है। कुछ क्लियर हुआ? मैं रिवाइज करता हूं। एंडोडर्म जहां बालक में बाहरी त्वचा और बाल विकसित हुए, मीसोडर्म जहां बालक की मांसपेशियां विकसित हुई, और एक्टोडर्म जहां बालक में मस्तिष्क और हृदय विकसित हो गए। ठीक है। और इसी अवस्था की एक विशेषता और है कि इसी भी 6वें सप्ताह में बालक के हृदय की धड़कन भी प्रारंभ हो जाती है, हार्ट बीट प्रारंभ हो गई। अब ये प्रश्न तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, बालक किस अवस्था में सजीव होता है? तो उत्तर क्या होगा? गर्भावस्था की पिंडावस्था में बालक सजीव हो जाता है, जबकि डिंबावस्था में सजीव नहीं था। ठीक है। अगली अवस्था की बात करते हैं, भ्रूणावस्था। तीसरे माह से 9 माह तक चलती है। और इस अवस्था की विशेषता पहली है कि इस अवस्था में बालक में एक भी नया अंग विकसित नहीं होता, और दूसरा है कि बने हुए अंगों में वृद्धि चलता रहता है। और तीसरी विशेषता है कि 16वें सप्ताह में बालक में श्वसन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। क्लियर हुआ? मैं जल्दी से अवस्था को कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको बताया कि बालक के विकास की मुख्यतः अवस्थाओं में पहली अवस्था आती है गर्भावस्था, क्योंकि बालक का विकास मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था 9 माह या 280 दिन तक चलती है। पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था 0 से 2 सप्ताह तक चलती है, पिंडावस्था तीसरे सप्ताह से 2 माह तक चलती है, और भ्रूणावस्था तीसरे माह से 9 माह तक चलती है। और प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। डिंबावस्था में बालक एक डिंब या अंडे के समान आकृति वाला होता है, जबकि पिंडावस्था में बालक में सभी नए अंग विकसित होते हैं। और इसी बीच 6वें सप्ताह में हृदय की धड़कन भी प्रारंभ हो जाती है। सुरजन सिंह कह रहे हैं अभिवृद्धि द्वारा समझा दो सर जी। ठीक है, रिपीट कर देंगे, है ना, अभी रिपीट कर देंगे। ठीक है। पिंडावस्था में सभी नए अंग विकसित हो गए, और दूसरा 6वें सप्ताह में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो गई 6वें सप्ताह में। और इसको पढ़ने के लिए 3 भाग, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। मीसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म क्या कहता है कि बालक में बाहरी त्वचा और बाल उत्पन्न हो गए मां के गर्भ के अंदर। मीसोडर्म बालक की मांसपेशियां विकसित हो गई। और एक्टोडर्म जहां बालक में मस्तिष्क और हृदय का विकास हो गया। क्लियर है इतनी चीज? आगे चलते हैं।
और वृद्धावस्था को हमने कंक्लूड किया था कि इस अवस्था में बालक का एक भी नया अंग विकसित नहीं होता, सिर्फ बने हुए अंगों में वृद्धि और विकास चलता रहता है। और अगला हमने पढ़ा कि 16वें सप्ताह में हृदय की धड़कन भी प्रारंभ हो जाती है। क्लियर हुआ इतनी चीज? चल, बाल विकास की हमने पहली अवस्था पढ़ी 9 माह तक, जो कि चलती है गर्भावस्था। अब बालक 9 माह का हो गया, का जन्म करा देते हैं। अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। ये मां के गर्भ का ध्यान रखना कि साहब ये प्लासेंटा है, यहीं से बालक को भोजन प्राप्त होता है ना, और भोजन प्राप्त करके बालक क्या करेगा? इस अम्बिलिकल कॉर्ड से भोजन प्राप्त करता रहता है। ये मां का गर्भाशय है, यूट्रस इसे बोलते हैं। और इसका ध्यान रखना कि बालक पहले ये डिंब था, फिर धीमे धीमे ये पिंड बना, जहां इसके निश्चित हाथ पैर संरचना विकसित। ये भ्रूण, ये जो संरचना आप दिखाई दे रही है, ये फेटल की है, अर्थात ये बालक भ्रूण की अवस्था में है, ये फेटल की अवस्था में है। क्लियर इतनी सी? चल आगे चलते हैं। और अब बालक का जन्म हो गया तो साहब अगली अवस्था आई, और वो है शैशवावस्था। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, शैशवावस्था को पढ़ने के लिए 2 भागों में बांट दिया है, एक पूर्व शैशवावस्था और दूसरी है उत्तर शैशवावस्था। क्लियर? पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक चलती है और उत्तर शैशवावस्था 4 से 5 वर्ष तक चलती है। और पूरी शैशवावस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को पढ़ते हैं। देखो, फिर इस अवस्था में बालक स्वार्थी होता है। नंबर 2, बालक आत्म केंद्रित होता है। अभी मैं एक एक पॉइंट पर बात कर लूंगा। नंबर 3, सामाजिकता का अभाव होता है। सामाजिकता का अभाव होता है। नंबर 4, बालक अनुकरण व अनुभव से सीखता है, अनुभव से अधिगम हो रहा है या सीख रहा है। और एक लास्ट पॉइंट और बना देंगे कि बालक में 3 मूल संवेग विकसित हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सुरजन सिंह हम अभिवृद्धि को अभी दोबारा समझा देंगे और अवस्थाएं कंप्लीट होने के बाद हम अभिवृद्धि को दोबारा समझा देंगे। ठीक है ना? चल, 3 मूल संवेग विकसित हो जाते हैं। चल, और वो 3 मूल संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और आपका प्रेम। चलो समझते हैं फिर। देखो जरा, मैंने कहा कि शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलती है। पढ़ने के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था 4 से 5 वर्ष। अब इस अवस्था की विशेषताएं मैंने बताई कि साहब बालक स्वार्थी है। स्वार्थी को समझते हैं सेल्फिश, स्व अर्थ। स्वार्थी को संविचर कर दिया, स्व अर्थ, स्व माने अपने और के लिए। एक ऐसा बालक जो सब कुछ अपने लाभ के लिए करता है और बिना लाभ के कोई नहीं करेगा। एक भाई एक बहन जो उसके साथ प्रतिदिन खेलता है, उस भाई या बहन के साथ उसकी आत्मीयता अपने आप बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति उसके साथ खेलते नहीं है, उठते नहीं है, बैठते नहीं है, उसे बाहर नहीं ले जाते, ऐसे बालक, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो घर के मेंबर हैं, उनके साथ बालक की आत्मीयता बिल्कुल शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि बालक है स्वार्थी प्रवृत्ति का। तुम बालक का साथ दोगे तो बालक अपने आप से तुम्हारे पास आएगा। आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। देखो इस बालक को मुंह फुलाए घूम रहा है और घर के अंदर बैठा है, अपनी दुनिया में मस्त है। ये बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है इस बालक को। देख रहे हो ना, अपनी दुनिया है इसकी। आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड बालक है। 3-4 वर्ष का बालक है, जैसा कि हमने दिखाया। सामाजिकता का अभाव, सोशलिटी खत्म है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। आप कहोगे बेटा चपाती को प्रॉपर पकड़ लो, लेकिन रोटी को ये टेढ़ा ही पकड़ेंगे। आप कहोगे बेटा स्पून को प्रॉपर पकड़ लो, लेकिन ये चम्मच को उल्टा ही पकड़ेंगे। कहीं भी खड़े होकर टॉयलेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी सोशलिटी इन्होंने समझी नहीं, समाज क्या होता है। इसलिए सामाजिकता का है इनके अंदर अभाव। क्लियर है इतनी चीज? चल आगे अनुकरण अनुभव को भी छोड़ते हैं। अगली यहां बात करते हैं 3 मूल संवेग। बालक में 3 मूल संवेग विकसित हो जाते हैं। अब ये 3 मूल संवेग क्या हैं? भय, क्रोध और प्रेम। थोड़ा समझ लो इनको। आपने छोटे बालक में एक चीज देखी होगी कि बालक रोता बहुत है। आंख दिखाओगे तो डर जाएगा, एकदम भाग जाएगा, अपने ही मां बाप की गोद में जाता है।
ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बालक में 3 मूल संवेग विकसित हुए हैं और वो हैं भय, क्रोध और प्रेम। क्यों? आपने आंख दिखाई, डर गया, भय का संवेग है बालक में, ऐसा इसलिए हुआ। क्रोध, क्रोध जब संवेग किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है युयुत्सा, युद्ध की इच्छा। अब बालक भी युद्ध करना चाह रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हाथापाई तुम्हारे साथ करे तो करे कैसे? तो क्या करेगा बालक? बालक अपने क्रोध को प्रकट करेगा रो करके। कैसे प्रकट कर दिया इसने? रो करके। तो हमने ये समझा कि भाई साहब बालक अगर रो रहा है अर्थात कोई चीज उसकी इच्छा के विरुद्ध की जा रही है, इसलिए रो रहा है। प्रेम, प्रेम का संवेग भी आ जाता है और इस संवेग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये संवेग है तभी तो ऐसा हुआ कि एक बालक अपनी मां की गोद में चला गया लेकिन पड़ोसी की गोद में जाने से उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को जानता है, प्रेम की भावना रखता है, इसलिए उसके अंदर प्रेम है। ये भी संवेग उत्पन्न हो गया। 3 मूल संवेग भय, क्रोध, प्रेम उत्पन्न करा दिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, चैप्टर हमने पढ़ा ही था, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, अर्थात विकास के कॉन्सेप्ट क्या हैं और अगर कॉन्सेप्ट है तो उसका अधिगम से क्या संबंध है, सीखने से क्या संबंध है। तो सीखने से संबंध पढ़ लेते हैं। तो इस अवस्था में जो बालक का अधिगम है वो है अनुकरण और अनुभव के माध्यम से। अनुकरण, आकाश यादव कह रहा है नाइस, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, है ना। ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे तो साहब हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं, अनुकरण और अनुभव। हाँ, शैशवावस्था में बालक सीखता कैसे, अधिगम की बात कर रहे थे हम। तो अनुकरण से सीखता है, मैंने कहा अनुकरण से सीखता है। हाँ, अनुकरण शब्द की हम लोग बात करें उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि 2 शब्द हैं, एक शब्द है अनुकरण और एक शब्द है अनुसरण। दोनों शब्दों का अंतर समझ लें। अनुकरण अगर मैं अंग्रेजी में कहूं साहब कॉपी करना, अनुसरण अर्थात किसी को फॉलो करना। अर्थात जब कोई मुझसे ये कहता है कि तुम किसी को कॉपी कर लो तो मेरा कर्तव्य है कि जैसा वो कर रहा है व्यवहार में मुझे वैसा ही करना है। लेकिन लो या अनुसरण करने में ऐसे बॉन्डिंग नहीं है। वहां क्या है कि उसके गुण और दोषों को ध्यान में रख करके उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है करते वक्त। थोड़ा समझो इसको। एक व्यक्ति मेरे आगे जा रहा है, कीचड़ से होकर निकल गया, मैं उसे अगर कॉपी करता तो मेरी ड्यूटी थी, श्याम यादव कह रहे हैं बहुत अच्छा सर जी, धन्यवाद सर धन्यवाद। तो मेरी ड्यूटी थी कि ही कीचड़ से होकर निकलता, उसे क्या कर रहा होता, कॉपी कर रहा होता, अनुकरण कर रहा होता। और अगर मैं अनुसरण कर रहा होता तो मेरे सामने वाला कीचड़ से होकर लेकिन उसके गुण और दोषों को ध्यान में रख करके उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता तो मैं से बच करके उसके पीछे ही चलने का प्रयास करता। इस समय मैंने क्या किया, अनुसरण किया, उस व्यक्ति को फॉलो किया। क्लियर है इतनी इस चीज? चल। और ये छोटा बालक अनुकरण से सीखेगा, अनुसरण से नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि छोटे बालक में चिंतन तो है ही नहीं। जब चिंतन नहीं, सोचने विचारने की क्षमता नहीं, तो क्या वो सोच पाएगा, जान पाएगा कि क्या गुण है और क्या दोष हैं? तो वो सीधा सीधा आपको कॉपी करेगा। घर में अगर सभी लोग 4 बजे उठ करके योगा करते हैं तो यो भी फूफा करना शुरू कर देगा, चाहे प्रॉपर योगा ना कर पाए लेकिन करेगा बस। अगर सभी लोग बड़ों के आने पर पैर छू लेते हैं तो इस व्यक्ति को भी देख लोगे कि ये बालक भी कहीं ना कहीं बड़े लोगों के पैर छूना प्रारंभ कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये सीख पी करके जैसा तुम करोगे घर में वैसा ही ये बालक करेगा। अगला अनुभव। अनुभव तो एक 60 वर्ष के व्यक्ति को ज्यादा होगा, छोटा सा बालक ऐसे कहां से अनुभव हो रहा है? भाई साहब इसे भी अनुभव है, देखो जरा अनुभव से होगा। ये जो बालक है, एक बार माताजी ने खाना बनाया और माताजी इससे प्रतिदिन मना करती है बेटा गरम तवा है इसको छूना, और एक बार गलती से गया और गलती से जाकर उस गरम तवे को छू लिया, चूल्हे से उतरा था और गलती जल गया और भविष्य में कभी तवे को। क्यों? क्योंकि बालक को क्या हुआ, ये अनुभव हो गया कि भाई साहब से तवा गरम होता है उसे छूना नहीं चाहिए। तो बालक ने किससे अधिगम किया है? अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस से बालक सीखा है इस चीज। चल, तो जरा हम लोग यहां ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमने इसकी कुछ विशेषताएं समझी और इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर कुछ और समझाने का प्रयास करता हूं आपको। अच्छा,
चलो ऐसे जाओगे है ना, ऐसे नहीं जाओगे तो अच्छा पूरा चले गए। चलो कोई नहीं, फिर इतने को रफ कर देते हैं। देखो फिर मैं कंक्लूड करता हूं पूरी अवस्था को, और मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग उसे समझिए थोड़ा, ठीक है। चल, मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था के बाद अगली अवस्था है शैशवावस्था, और शैशवावस्था इसे पढ़ने के लिए दो भागों में हमने बांटा था, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। और पूर्व शैशवावस्था जन्म से लेकर 3 वर्ष, और उत्तर शैशवावस्था 4 से लेकर 5 वर्ष, और पूरी शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलती है। और जल्दी से मैं कंक्लूड करता हूं, आपको बताया कि शैशवावस्था में बालक स्वार्थी है, अपने अर्थ के लिए चल रहा है, आत्म केंद्रित है, और सामाजिकता का अभाव है, सोशलिटी को जानता नहीं है। और उसके बाद कि बालक में 3 मूल संवेग विकसित हो गए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। और उसके बाद कि बालक सामाजिकता का अभाव रखता है। और जब मैंने कहा बालक सीखता कैसे है, बालक की अधिगम प्रक्रिया कैसे होती है, बालक की अधिगम प्रक्रिया होती है अनुकरण व अनुभव के माध्यम से। चल तो फिर इससे आगे चलते हैं, जल्दी में उठा देता हूं अभिवृद्धि वाले टॉपिक को। सुरजन सिंह को समस्या हुई है अभिवृद्धि द्वारा समझा था ना, इसको अभिवृद्धि जल्दी से कंक्लूड करता हूं। अभिवृद्धि क्या, अभिवृद्धि के साथ विकास को समझो, बहुत जल्दी समझ में आएगी। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि वो है जो कि भौतिक है, जिसे मापा व तोला जा सकता है, जो दिखाई देती है और जो निश्चित समय तक चलती है। विकास क्या है? विकास क्या कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये दिखाई नहीं देता, ये अनुभव किया जाता है और इसे मापा व तोला नहीं जा सकता। तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया। अभिवृद्धि भौतिक है, निश्चित समय तक चल रही है, इसे माप सकते हो, तोल सकते हो, देख सकते हो। और विकास मापा नहीं जाएगा, तोला नहीं जाएगा, इसे अनुभव किया जाएगा और ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इन शॉर्ट तुम ये भी कह सकते हो कि विकास में वृद्धि निहित होती है। क्लियर है इतनी सी बात? समझ में आ गया होगा सुरजन सिंह जी? ना आए समझ में तो फिर बता देना, ठीक है ना। चल आगे चलते हैं, और शैशवावस्था के बाद हम अगली अवस्था पे चलते हैं, और बालक की अगली अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। अब देखो चांद खुजा रहे हैं, ये चांद क्यों खुजा रहे हैं? क्योंकि फुल ऑफ क्वेश्चंस हैं, सब क्यूरियोसिटी इतनी है इनके अंदर, जिज्ञासा भरी पड़ी है। अब इतनी जिज्ञासा है कि ये प्रश्न पूछने के लिए बेकाबू हैं। तो समझते हैं साहब क्यों जिज्ञासा है, आखिर क्यों ऐसा हो गया कि साहब इस बालक में जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो गई। देखो फिर बाल्यावस्था को पढ़ने के लिए 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 10 से लेकर 12 वर्ष। इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1, हमारे यहां अभी भी जब तक एनईपी लागू नहीं होती, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती 2020, तब तक नई शिक्षा नीति के ना आने तक जो बालक के पढ़ने की उम्र है वो कितनी है? 6 वर्ष है। और जब नई शिक्षा नीति आ जाएगी तो क्योंकि हमने 4 वर्ष के बालक को भी समाहित कर लिया है, बालक के पढ़ने की उम्र हो जाएगी 4 वर्ष। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जिस बालक की उम्र 6 वर्ष हो गई है उसे कक्षा 1 में सरकारी विद्यालय में प्रवेश दे दिया जाए, यही है ना। अभी हाल ही में सरकार ने ऐसा कहा है कि साहब 5 वर्ष के बालक को भी एंट्रेंस दिया जाए, लेकिन हम 6 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब यहीं से विशेषता उठा लो, 6 वर्ष का बालक पढ़ने के लिए तैयार है, तो पहला करेगा बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा? बालक विद्यालय गया तो वहां क्या करेगा? मित्र मंडली बना लेगा। अब मित्र मंडली जब बना ली तो मित्र मंडली बनाने के बाद क्या करेगा? मित्र मंडली क्यों है? पढ़ने के लिए, खेलने के लिए? खेलने के लिए। अब हाँ ठीक, तो जब मित्र मंडली बना ली तो मित्र मंडली बनाने के बाद अब ये किसके लिए है? खेलने के लिए। तो बालक खेलेगा। अब खेलेगा तो क्या होगा साहब कि जब खेलेगा तो समूह बनाएगा, तो इस अवस्था के नाम पड़ जाएंगे कि साहब ये समूह है, साहब ये की आयु है, गैंग बना लिया बालक ने तो ये गैंग एज है ना, ये गैंग एज कही जाती है कि साहब ये गैंग एज है, यहां बालक गैंग में रहता है। तो मैंने ये समझा कि बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, विद्यालय जाकर मित्र मंडली बनाता है। मित्र मंडली के लिए क्या आवश्यक है? 2 गुण आवश्यक हैं। कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? सहानुभूति और सहयोग की भावना। अगर ये नहीं तो मित्रता उसी दिन खत्म हो जाएगी। हमें अपने मित्रों के प्रति सिंपैथी रखनी पड़ेगी, हेल्पफुल नेचर या कोऑपरेशन वाला नेचर रखना पड़ेगा। तो हमने समझा कि साहब बाल्यावस्था में सहानुभूति और सहयोग की परम आवश्यकता है। सहानुभूति सहयोग क्या है? जल्दी समझते हैं। सहानुभूति
बालक बैठा हुआ है क्लास में और उसका साथी टिफिन लेके नहीं आया और बालक के द्वारा ये कहा जाना कि बेटा अगर तुम लेके नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे टिफिन से शेयर कर लेते हैं। तो ये बालक के किस गुण को दिखाता है कि बालक अपने मित्र के प्रति सहानुभूति रख रहा है, सिंपैथी रख रहा है। सहयोग की भावना क्या है? कॉपरेशन। एक बालक मैडम है ईवीएस वाली और किताब चेक करेंगे सभी आप, हम जो है टेक्स्ट बुक चेक करेंगे। बालक इस रो में बैठा है, बालक का मित्र दूसरी रो में बैठा है और बालक के द्वारा ये कहा जाना कि जब यहां से चेक करती हुई मैडम पीछे चली गई, से उठता है दूसरे रो में अपने मित्र को अगर वो पुस्तक दे देता है और कहता है कि जब तुम्हारा टर्न आए तो तुम दिखा देना। ये बालक का हेल्पफुल नेचर है, सहयोग की भावना है। और ये दोनों ही भावनाएं हमें बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो बालक की मित्रता चल ही नहीं सकती है। क्लियर है इतनी सी बात? चल आगे चलते हैं। सहानुभूति सहयोग की भावना विकसित कर ली। अब जरा मुझे बताओ, एक बालक विद्यालय गया, विद्यालय करके मित्र मंडली बनाई, मित्र मंडली के लिए आवश्यक है सहानुभूति सहयोग की भावना। उसने समूह बनाए, टोली बनाई, गैंग बनाई। ये स्फूर्ति अवस्था है, ये गंदी अवस्था है। स्फूर्ति क्यों? क्योंकि बालक अधिक खेलता है तो एक्टिव रहता है, तो स्फूर्ति अवस्था नाम दे दिया। गंदी अवस्था क्यों? क्योंकि बालक हाइजीनिक नहीं रह सकता, कभी भी स्वच्छ नहीं रह सकता। बालक जितना अधिक खेलेगा उतना अधिक गंदा होगा, तो गंदी अवस्था। अब जरा बताओ कि इस बालक की सामाजिकता घट रही है या बढ़ रही है? तो सामाजिकता बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ भी कर रहा था, अब तो मित्र भी बनाना सीख गया, सहानुभूति भी आ गई, सहयोग की भावना आ गई, तो साहब इसकी सामाजिकता पहले से बढ़ गई है। ये समाज को समझ रहा है कि साहब समाज में अगर रहना है तो इसी प्रकार रह सकता हूं, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से। क्लियर है? अब बात करते हैं कि बाल्यावस्था में बालक का अधिगम कैसे चलता है, बालक सीखता कैसे है। तो मैंने कहा कि साहब बालक जो सीखता है वो सीखता है दो चीजों से। देखो इसको देख रहे ना, फुल ऑफ क्वेश्चंस। ये बालक ऐसे ही सीखेगा, जितनी अधिक इसके क्वेश्चंस होंगे उतना का अधिगम चलेगा। तो पहली चीज हम यहां दो चीजों को पढ़ते हैं और पहला है मूर्त चिंतन। अब मूर्त चिंतन की हम लोग बात करें उससे पहले हम चिंतन को समझते हैं। चिंतन सोचने विचारने की क्षमता, और ये दो प्रकार की है मुख्यतः, एक मूर्त चिंतन है और दूसरा अमूर्त चिंतन है। अब मूर्त चिंतन क्या है? जब कोई चीज मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हो, जो मूर्त अर्थात मूर्ति, और मूर्ति कैसी होती है? रूप से दिखती है, मूर्ति प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। तो बस इसी से लिंक कर दो कि जब कोई वस्तु मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रही थी और तब मैंने उसके बारे में सोच विचार कर लिया। प्रियंका कुमारी कह रही है खेलने के लिए, पूरा क्वेश्चन तो डाल दो प्रियंका कुमारी जी, क्या खेलने के लिए है ना? पूछना चाह रहे हो खेलने की आए हो, खिलौने की आए हो, क्या है? चलो, तो चिंतन दो प्रकार का, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन दूसरा। अब मैंने कहा कि जब कोई चीज मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है और तब मैंने उसके बारे में सोच विचार कर लिया, तो यहां पर जो मैंने चिंतन किया वो कौन सा है? मूर्त चिंतन है। और दूसरा होता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त क्या है? मूर्त नहीं, अर्थात मूर्ति नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष नहीं, अर्थात जब कोई विषय वस्तु मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही थी तब भी मैंने उसके बारे में सोच विचार कर लिया, तो वहां जो मैंने चिंतन किया कौन सा है? कौन सा चिंतन है? अमूर्त चिंतन है। बिना देखे किसी चीज के बारे में सोच विचार कर लेना। अब देखो ये जो बालक है 6 से 12 वर्ष वाला, इसके पास मूर्त चिंतन आएगा या अमूर्त चिंतन आएगा? पहले इसके पास आएगा मूर्त चिंतन। ये इतनी क्षमता रखता है कि जो चीज दिखेगी उसके बारे में ये सोच विचार कर लेगा। इसीलिए तुम देखोगे क्लास 6 और 7 में जाकर के भी तुमसे क्या कहा जाता है? द काव का ऐसे लिख दो, तो तुम क्या लिखते हो कि द काव हैज 4 legs, द काव हैज ए लॉन्ग टेल और द काव हैज अ लॉन्ग नेक। तो ये नहीं कहा जाता कि बेटा ऐसा करो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निबंध लिख दो, अंतरिक्ष पर निबंध लिखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे समझ से वो चीजें परे हैं, क्योंकि तुम्हारा विकास ही उतना है। क्लियर है इतनी चीज? चल, मूर्त चिंतन से बालक में, अब बालक तर्क बहुत करेगा, तर्क विकसित होगी, और वो है क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है ये जानने का प्रयास करना, कोई भी चीज क्यों हो रही है। और ये बालक क्या कर रहा है? जानने का प्रयास ही तो कर रहा है। चंद्रमा दिन में कहां चला गया, सूर्य रात में कहां चला गया, सर ये बिजली चलती क्यों है, सर ये बिजली से पंखा कैसे चल जाता है। फुल ऑफ क्वेश्चंस बाल्यावस्था में। और जिस बालक की जितनी अधिक जिज्ञासा, उस बालक की अधिगम प्रवृत्ति उतनी ही तीव्र होती हुई चली जाती है। क्लियर है इस चीज? फिर पूरी अवस्था को जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं। मैंने आपको समझाया कि बाल्यावस्था जिसकी समय सीमा 6 से 12 वर्ष तक चलती है, से पढ़ने के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष।
और इस अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और विशेषताओं में हमने कहा कि इस अवस्था में बालक विद्यालय गया, विद्यालय जाकर मित्र मंडली बनाई, मित्र मंडली के बाद उसने क्या किया है, मित्र मंडली के साथ क्यों क्यों बनाई, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, और मित्र मंडली के साथ रखेगा सहानुभूति और सहयोग की भावना। तो इस अवस्था के नाम पढ़ेंगे समूह की आयु, टोली की आयु, गैंग एज, स्फूर्ति अवस्था, गंदी अवस्था। और सहानुभूति और सहयोग की भावना आ गई तो सामयिकता घटी, तो सामयिकता बढ़ गई। और बालक कैसे चला, बालक ने सीखा कैसे इस अवस्था में, तो बालक सीखता है मूर्त चिंतन के माध्यम से। बालक जो चीज दिख रही होगी उसे सोच विचार कर सकता है, और मूर्त चिंतन से तर्क विकसित होता है, और मूर्त चिंतन और तर्क से जिज्ञासा आती है, और जिस बालक में जितनी जिज्ञासा उसकी अधिगम प्रगति उतनी ही तीव्र होती हुई चली जाती है। क्लियर है तीसरी बात? चल अगली अवस्था पे चलते हैं। ये हमने बाल्यावस्था को पढ़ा, और अगली अवस्था है वयसंधि। वयसंधि को हम इन शॉर्ट सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का कार्य करती है। अब दोनों को जोड़ने का कार्य करेगी तो क्या होगा कि ये समय सीमा है वो 13 से लेकर 14 वर्ष तक चलती है, और इस अवस्था में ना तो बालक पूरी तरीके से बाल्यावस्था का बालक है और ना पूरी तरीके से किशोरावस्था का किशोर है, वो दोनों ही प्रकार के लक्षण परिलक्षित करेगा। अब इस लड़की को देख लो कि ये जो बच्ची है, ये बच्ची तुम्हें लग तो रही है कि छोटी सी है, लेकिन इसके हाव भाव से किसी मॉडल से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बालकों की विशेषता है कि जब वो इस उम्र पे होते हैं वयसंधि वाले पे, तो वो सजना सवरना, फोटो अच्छे से खिंचाना, जबकि छोटा बालक था उसे क्या कोई शर्म महसूस होती थी, तो कहीं भी कुछ भी करता था बाल्यावस्था का बालक, है ना। चलो सुरजन सिंह कह रहे हैं ओके सर जी, कमेंट बहुत लेट आ रहा है आपका, है ना। चलो ठीक है, फिर आ जाओ। चलो फिर तो ये जो बच्ची है हम देख पा रहे हैं ना कि देखो भाई वयसंधि 13 वर्ष की ये बालिका है, और फोटो इस तरीके से उसने खिंचाया जैसे कि मॉडल फेल हो जाए, है भाई। तो बस वही चीज है कि यहां इस अवस्था में बालक बालकों और किशोरों दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ना तो पूरी तरीके से बालक हैं और ना पूरी तरीके से किशोर हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, और अगली अवस्था आती है हमारी किशोरावस्था, और किशोरावस्था की समय सीमा है 13 से 18 वर्ष। पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांट लेते हैं, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष तक चलती है, मध्य किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष तक चलती है। आशीष कुमार सर, के सर की क्लास कब होगी? हाँ मेरी खत्म होती है वैसे ही के सर की क्लास होगी, है ना। और पॉसिबिलिटी है कि ना भी हो सके, क्योंकि टाइम ऐसा आशा नहीं थी कि इतना खिंचेगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा, है ना। तो आशीष जी आप 20 मिनट का वेट करें, ओके के सर लाइव होंगे आपके सामने, है ना। चलो किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, पढ़ने के लिए 2-3 भागों में बांट दिया हमने, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। अब पूर्व किशोरावस्था क्या है? 13 से 15 वर्ष तक चलती है, मध्य किशोरावस्था 15 से 16 चलती है, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक चलती है। अब देखो अगर मैं बात करूं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं, तो देखो जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं वो सबसे पहली चीज है कि शारीरिक परिवर्तन। अगर मैं किशोरावस्था का दूसरा नाम ही दूं तो इसको स्टेनले हॉल तो के जीवन का नया काल है, नए जन्म का काल है। कहते हैं कि प्रबल तूफान एवं संघर्ष का काल है। किलपेटर कहते हैं जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कथन में बोल रहा हूं आपको, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होते हैं बालक के अंदर। और देखो इस बालक को देख रहे हो शारीरिक परिवर्तन, तो ये मुहासे वगैरह निकल रहे हैं, जबकि इससे पहले नहीं निकल रहे थे। ये सब शारीरिक परिवर्तन को दिखा रहा है, और शारीरिक परिवर्तन बहुत हैं, और वो शारीरिक परिवर्तन बालक अपने माता पिता से अच्छे से शेयर नहीं कर पाता, अपने मित्रों से बड़े अच्छे से शेयर कर लेगा। तो जरा बताओ कि जब कोई बालक अपने मित्रों के साथ शेयर करेगा तो उसके माता पिता के संबंध अच्छे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे? बुरे हो जाएंगे। और माता पिता के संबंध बुरे होंगे और मित्रों के साथ मेरे संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो मेरा स्वजनों से हो जाएगा विरोध। क्यों? क्योंकि परिवर्तन बहुत हैं, और उन परिवर्तनों को मैं माता पिता को अच्छे से नहीं बता सकता। क्लियर है तीसरी बात? चल तो मैंने पहले कहा कि साहब शारीरिक परिवर्तन बहुत आते हैं बालक में, और शारीरिक परिवर्तन आने से विरोध हो जाता है। उन परिवर्तनों से बालक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, तो धीमे धीमे लोगों से दूर होता चला जाता है और अपराधी प्रवृत्ति अपना लेता है कभी कभी। अब देखो कि जब स्वजनों से विरोध होगा, अपराधी प्रवृत्ति आएगी, तो बालक का संवेगों पर नियंत्रण नहीं होगा। और संवेगों पर नियंत्रण होने का एक सबसे अच्छा उदाहरण हम ये देख सकते हैं। सुरजन सिंह कह रहे हैं दोस्तों एक साथ शेयर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करते रहिए सुरजन सिंह, कीप इट अप, कीप इट अप। चलो चलो फिर तो
हाँ, मैं था आपको कहाँ समझा रहा था? मैं समझा रहा था आपको किशोरावस्था। किशोरावस्था में कहा साहब मैंने कि संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। संवेगों पर नियंत्रण एक सबसे अच्छे समझ सकते हैं। ये जो बालक है ये आसपास के दुर्व्यवहार को तुरंत रोकने का प्रयास करता है। क्यों रोकेगा जरा देखो। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। एक चौराहे पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक सज्जन है एक दुर्जन व्यक्ति है। और दुर्जन व्यक्ति को व्यक्ति सज्जन अभद्रता करता जा रहा है, करता जा रहा है और मारने पर उतारू है। और वहां दो व्यक्ति देख रहे हैं, एक किशोरावस्था का व्यक्ति, प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति है। आप देखो, आप देखोगे कि जो किशोरावस्था का बालक है ये बहुत देर से अगर इस चीज को अगर महसूस कर रहा है कि सज्जन व्यक्ति शांत, सज्जन व्यक्ति उस पर अपना प्रहार करने ही वाला है या अभद्रता ज्यादा ही कर रहा है, तो ये किशोरावस्था का बालक उस झगड़े में बीच में सकता है। जबकि प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति वहां से क्या सोच के बोलेगा कि हो सकता है उनका पिछला कुछ मैटर रहा होगा, इसलिए अब समस्या यहां तक बढ़ गई कि चौराहे तक आ गए। लेकिन का बालक आसपास को तुरंत रोकने का प्रयास करता है। हमने कुछ अभी विशेषताएं पढ़ी है किशोरावस्था की। सबसे पहली विशेषता क्या है कि बालक में शारीरिक परिवर्तन बहुत। दूसरा कि बालक स्वजनों से विरोध करता है। तीसरा कि बालक के संवेगों पर नियंत्रण नहीं। बालक आसपास के दुर्व्यवहार को तुरंत रोकने का प्रयास करता है। और अगला है वीर पूजा की भावना। देखो भाई, वीर पूजा की भावना इनको देख लो। इससे ज्यादा वीर पूजा की भावना किसमें होगी? बालक ये कह रहा है कि भाई साहब, जैसे इसने सुबह सुबह खबर पढ़ी है। क्या खबर पढ़ी है? इसने खबर पढ़ी है कि साहब पाकिस्तानी सैनिक ने हमारे भारतीय सैनिक मार गिरा दिए। अभी बंदा बच्चा कह रहा है, किशोरावस्था का बालक है, कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमें AK-47 दे दो और हम जा रहे हैं, हम जाकर के बॉर्डर पर लड़ेंगे। श्रृंगार रस की कविता अच्छी नहीं लगेंगी इसे। इसे वीर पूजा की भावना इसके अंदर अंदर बहुत अच्छे से घुस गई है। और जब वीर पूजा की भावना होगी, मुझे एक बात बताओ कि इस अवस्था में आकर के बालक की सामाजिकता घटेगी या बढ़ेगी? तो आप कहोगे साहब बढ़नी चाहिए, लेकिन लॉजिकल बात करते हैं, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। तो क्यों बढ़नी चाहिए? देखो उसका कारण है, इसलिए बढ़नी चाहिए। अभी तक क्या है कि टिंकू के पिताजी के नाम से सब कुछ लिखा जाता था। पंचर वाले भैया कहते थे कि उनका लड़का आया है और 10 रुपए उधार कर गया, ये अगली बार देगा। पंसारी है जो बनिया होता था वो कहता था कि साहब 1200 रुपए उधार हैं, उनका लड़का आया था ठेकेदार का, वो बाद में देगा। लेकिन अब धीमे धीमे जैसे टिंकू ग्रो अप कर रहे थे, अब टिंकू भाई साहब का नाम लिखा जाता बाकायदा कि टिंकू पर 2200 रुपए उधार हैं, पिछले महीने का राशन लेके गए। अब समाज में जब लोग तुम्हारा नाम जानने लगे, 20 रुपए उधार हैं, पंचर जुड़वा ले गई, पंचर का रुपया देके नहीं गई। तो अब जरा ये बताओ कि जब ये नाम तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है, तुम्हारी अंतःक्रिया हो रही है, तो तुम्हारी सामाजिकता यहां घट रही है या बढ़ रही है? तुम्हारी सामाजिकता बढ़ रही है, क्योंकि टिंकू अब फोकस में है, कविता फोकस में आ गई। तो सीधी सी बात है कि साहब जब इनके सीधे सीधे इंटरेक्शन होंगे तो इनकी सामाजिकता बढ़ेगी। एक बहुत अच्छे उदाहरण से लेते हैं, अपने यहाँ हम लोग देखते हैं कि साहब भागवत वगैरह इत्यादि ऐसी चीजें होती हैं, और आप देखोगे साहब जो पंगत होती है, जहां दावत हम लोग बैठ के खाते हैं, उसमें तुम्हें किशोर बहुत मिलेगा, जो कि वहां जो हमें जो वितरण कर रहा है भोजन को, वह किशोर बहुत है। क्यों? क्योंकि उसकी सामाजिकता अभी अभी आई है। प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति एक बार के लिए सोच के बैठ जाएगा कि साहब के सर की क्लास होगी, बताओ जल्दी। हाँ होगी क्लास, आज पॉसिबल होगी, बिल्कुल होगी, 8:30 से होगी, थोड़ा टाइम लेट है लेकिन होगी अवश्य, है ना। चलो, तो हम लोगों ने कहा कि साहब अलग है, किशोर बहुत मिलेगा उस श्रीमद् भागवत के अंदर जब वितरण भोजन होता है, परसवाई होती है पंगत की। तो हम इसीलिए और लेकिन प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसकी आई है, सामाजिकता जब नई नई आती है तो उस सामाजिकता के भरपूर प्रयोग करता है और समाज में अच्छा दिखने का पूरा प्रयास करता है। क्लियर है? और इसी बीच बालक को भविष्य की चिंताएं भी सताने लगेंगे। देखो चिंता इसके माथे से ही दिखाई देती है कि साहब ये बालक चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, आदि ऐसे परिलक्षण इसको विकसित हो गए। अब ये बालक सोच रहा है कि मैं कर क्या सकता हूं, भविष्य में ऐसा क्या करूं कि कैरियर मेरा अच्छा हो जाए। तो ऐसी चिंताएं भी बालक को किशोरावस्था में आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात करते हैं किशोरावस्था के, हमने ये लक्षण समझे। अब बात करते हैं कि बालक की अधिगम प्रक्रिया कैसे चलती है। तो अधिगम प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने पहले कौन सा चिंतन विकसित कराया है बालक के अंदर? पहले मैंने विकसित कराया मूर्त चिंतन। तो अब कौन सा चिंतन विकसित करा दूं मैं? अमूर्त चिंतन विकसित करा देता हूं। तो सबसे पहला तो यही कि बालक में
अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। चलो भाई, अमूर्त चिंतन मैंने विकसित करा दिया, और जब अमूर्त चिंतन विकसित हो गया तो अमूर्त चिंतन से बालक में क्या आएगा? कल्पना आएगी। अमूर्त चिंतन क्या है? मैं जल्दी से फिर थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। अमूर्त चिंतन क्या है कि जब कोई चीज मुझे प्रत्यक्ष रूप से ना दिख रही हो, और प्रत्यक्ष रूप से ना दिख रही हो और फिर भी मैं उसके बारे में सोच विचार कर लूं, तो वहां जो समस्या आई, वहां जो मैंने चिंतन किया या वहां जो मैंने सोच विचार किया, वो कैसा चिंतन था? मेरा अमूर्त चिंतन था। और कल्पना भी तो अमूर्त चिंतन का ही एक रूप है। कल्पना भी क्या करते हो? जो चीज कभी नहीं होने वाली है उस सोच के बैठे हो, कल मैं राजा बनूंगा। ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन साहब आपने सोच लिया तो बन भी सकते हो। तो कल्पना भी एक प्रकार का अमूर्त चिंतन का ही भाग है। और अमूर्त चिंतन और कल्पना से बालक में निर्णय और निष्कर्ष लेने की क्षमताएं विकसित होती हैं। और जिस बालक में जितना अधिक निर्णय और निष्कर्ष लेने की क्षमताएं विकसित हो जाएंगी, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर जितनी अच्छी हो जाएगी, वह बालक की अधिगम प्रक्रिया उतनी ही तीव्रता से चलती रहेगी। क्लियर है इतनी सी बात? मैं जल्दी से पूरी अवस्था को कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको समझाया कि किशोरावस्था, बालक का संवेगों पर नियंत्रण नहीं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, स्वजनों से विरोध होता है, काम प्रवृत्ति तीव्र होती है, आसपास के दुर्व्यवहार को तुरंत रोकने का बालक प्रयास करता है, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं आदि ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं, वीर पूजा की भावना आ जाती है, एक स्थल से लेकर बॉर्डर पर जाने की भावना होती है, और भविष्य की चिंता में कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं आदि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हो जाती हैं। और बालक की अधिगम प्रक्रिया अमूर्त चिंतन, कल्पना तथा निर्णय तथा निष्कर्ष के माध्यम से चलती रहती है। क्लियर है इतनी सी बात? चल, आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा है, जल्दी से कंक्लूड करता हूं। अध्याय 1 था बाल विकास की अवधारणा तथा विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध। हमने सबसे पहले पढ़ा अभिवृद्धि की अवधारणा, फिर विकास की अवधारणा, और उसके बाद हमने पढ़ा था बाल विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हमारे 2 पॉइंट रह गए, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण कथन। तथ्यों में हम लोग पढ़ेंगे कि नवजात शिशु की लंबाई कितनी, वयस्क में हड्डी कितनी, बाल्यावस्था में हड्डी कितनी, अस्थायी दांत कितने, कितने, भाषा विकास कितना। कथन पढ़ेंगे जैसे कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोलियम, रूस, शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है, वैलेंटाइन, ऐसे कुछ कथन पढ़ेंगे। को हम देंगे वीडियो के पार्ट 2 में। वैसे भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी और शेष भाग आपको पार्ट 2 में मिलेगा। आप FB पर कनेक्ट हो सकते हैं, facebook.com/bteachers@, यहां आप कनेक्ट हो सकते हैं। अभी ये क्लास सुपर जीनियस लाइव पर चल रही है, बहुत जल्दी आपको यही क्लास बी टीचर्स यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर कनेक्ट होने के लिए आप t.me/bteachers पे कनेक्ट होकर के टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। और आशा करता हूं वो क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी त्रुटियां रही हो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दें। वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, मोटिवेशन मिलेगा, शेयर कर लें, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।